आंख खुली तो सूरज कच्ची बस्तियों की ओट से निकलता हुआ दिखाई दिया। अली ने सोचा सुबह की मुतलाशी को जाना तो पड़ेगा। यहाँ इस होटल से बंदरगाह पूरी तरह नजर आ रही थी। जर्द लोगों को गहरे रंग के लोगों से मोहब्बत थी या मतलब बहरहाल दोनों का ही काम चल रहा था। अली ने नाश्ते की मेज पर पूछा, क्या आप लोग तैयार हैं? सब ने जवाब दिया हाँ। अली ने कहा, अरशद भाई बस कुछ देर में निकलते हैं, ये लोग बहुत सुबह उठने के आदी हैं। वो घड़ी देखते हुए बोले, हाँ ठीक है। अली ने अरशद भाई से कहा, मेरा मशवरा माने तो जो भी आसपास हैं उनको करीब न आने का कहें। अरशद भाई ने कहा, वो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ डीसी ऑफिस से सहाफी टीम को सिक्योरिटी मिल जाती है, बस वो आने ही वाली है, वो हमारे साथ जाएगी। अली ने कहा, हाँ ये मुनासिब है। फिर बोला, असलम तुम यहीं रहो और वली को भी यहीं रहने देते हैं। असलम अरशद भाई को देखता हुआ एहतजाजी अंदाज में बोला, क्यों, क्या हुआ, मैं क्यों नहीं साथ जाऊंगा? वली को जैसे इस हुक्म का कोई असर नहीं हुआ था। अली ने कहा, देखो जब भी कोई ऐसी टीम सरदार के पास जाती है तो कुछ लोग सरदार के अलावा यहाँ के आम लोगों के क्लिप्स भी बनाते हैं। तुम लोग यहाँ के लोगों से मिलो जुलो और यहाँ के लोगों के शॉर्ट क्लिप्स हासिल करो, इनके मसाइल पूछो और इनसे मेल जोल पैदा करो। वो बोला, ठीक है। वो मुतमईन हो गया। बाकी सब लोग चल दिए। वो शहर से दूर एक कच्ची आबादी थी, उसमें सबसे पुख्ता बड़ा और पक्का मकान शायद उसी सरदार का था जिससे मुलाकात तय थी। न जाने अली को मुसलसल क्यों महसूस हो रहा था जैसे हजारों आंखें उन्हें देख रही हों। यहाँ के लोग या तो किसी से मिलते ही नहीं हैं या अगर किसी को मेहमान बना लें तो अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत अपना फर्ज अव्वलीन समझते हैं। अलबत्ता पुलिस की जो गाड़ी उनके साथ आई थी उसमें बैठे अहलकार कुछ खौफजदा से नजर आ रहे थे। घर के अंदर किसी भी असलहा बरदार को जाने की इजाजत नहीं थी। सब सरदार के मुहाफिजों की बंदूकों के साए तले अंदर दाखिल हुए। एक बड़े से मेहमान खाने में गाँव तकिए लगे हुए थे, कैमरा सेट लगा हुआ था। इंटरव्यू हुआ और कुछ भी न हुआ। वो जो एक हिस्स अली के अंदर कुछ गलत होने पर जागती थी न जागी, जिसकी वजह से सवाल जवाब का सिलसिला मुख्तसर रहा। जितने मसले सरदार ने बताए थे वो बजा ही लग रहे थे। दिल जब अंदर से जख्मी हो तो लहजा तल्ख हो ही जाता है। बातों ही बातों में सरदार से अली की कुर्बत हो ही गई। अली ने कमाल एहतियात से काम लेते हुए सरदार को मुखातिब किया। बोला, आपकी सारी बातें और शिकायत बजा हैं। बेशक आपकी तकलीफ सबसे ज्यादा ही सही, लेकिन हमें भी तो परेशानी है। सरदार ने कहा, तकलीफ सबसे ज्यादा है इसीलिए तो शोर भी हम ही ज्यादा मचाते हैं। अली ने धीमे लहजे में कहा, सरदार साहब लेकिन कहीं हमारे शोर पड़ोस वाले ना सुन लें, डर है तो बस इसी बात का है। सरदार ने कहा, अगर कोई मुतवज्जे हो भी जाए तो अंदर आने से पहले उसे चौकीदार से दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। सरदार गहरी बात कहकर खामोश हो गया। दोस्ती या उसको क्या कहें कि अगर चौकीदार ही सो रहा हो। सरदार बोला, उस चौकीदार को अली साहब हमारी रिवायात के मुताबिक बागियों को मारने से पहले ही मार दें। सरदार की बात सुनकर अली को दिल ही दिल में बहुत मजा आया। आयशा के मैसेज आने पर अली ने लिखा, खैरियत? वो बोली, नहीं, अगर तुम इस वक्त जेलीफिश न बने हुए होते तो एक बात कहनी थी। वो बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना? आयशा ने कहा, नहीं, झूठ ठीक नहीं है। अली ने कहा, कैसा झूठ? वो बोली, अहद प्रोफेशनल नहीं है, जब ही तेज गाड़ी चलाता है। अली ने कहा, अरे तुम परेशान हो जाती हो। वो बोली, हाँ तो सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम वापस आ जाओ। वो बोला, अरे आयशा। उसने कहा, जी आप मुझे बता भी सकते थे। अली ने कहा, आप? जब ज्यादा डर जाओगी तो मुझे आप कहोगी। बोली, तुम्हें अच्छा लगा? कहा, मुझे अच्छी लगी। आयशा ने कहा, हाँ मैं वाकई परेशान हूँ। क्यों थे वो हमारे पीछे? अली ने कहा, देखो वैसे मैं इस टीम का कोई खास आदमी नहीं हूँ, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रोकने के बाद लूटने की कोशिश करते या मोबाइल छीन कर ले जाते। आयशा ने पूछा, मोबाइल क्यों? कहा, क्योंकि ये मोबाइल शैतान का नया मामू है, बहुत कुछ होता है इसमें। वो बोली, तो मेरे मोबाइल से क्या मिल जाएगा? चोरी करनी है तो तुम्हारा मोबाइल चोरी करें। अली बड़बड़ाया, वो तो कर चुके हैं, लेकिन उसने लिखा, उनको पता चल जाएगा कि मैं तुम पर मर मिटा हूं। वो बोली, पागल, सही बताओ। कहा, तुम्हारे मोबाइल से मुझ तक और मुझसे और किसी तक। तुम छोड़ो, कोई और मोबाइल सेट है? बोली, हाँ। कहा, सिम खरीद कर उसमें डालो और फिर उसके जरिए मुझसे राब्ता करो, फिर मिलते हैं। बोली, वाह, अब तो मैं भी कह सकती हूँ कि अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अली ने कहा, अरे अरे। बोली, बस बस जेलीफिश न बनो, अल्लाह हाफिज। अली उठ गया। आज तुरबत जाना था, जहाँ के लोग गोलियों की आवाज और धमाके शादी के पटाखों की तरह हर रात सुनने के आदी हैं। गवादर से निकलकर एक रास्ता तुरबत की तरफ जाता है। वो सड़क तो ऐसी थी कि अगर रोशनी की रफ्तार से भी चलना चाहें तो वो सड़क का डिजाइन आपका भरपूर साथ देगा, मगर 3-4 जगह आबी गुजरगाह पर बने पुल वक्तन फवक्तन धमाकों से उड़ाए जाते रहते थे, जिसकी वजह से सड़क पर गड्ढे बन गए थे। वली एक गड्ढे को देखकर गाड़ी मोड़ता हुआ बड़बड़ाया, खिंजीर का बच्चा,
अली ने वली को टोका, भाई एक खातून भी हमारे हमरा है। अचानक अरशद भाई की गाड़ी रुक गई। गवादर की चौकी से मिली हुई पुलिस की गाड़ी भी रुक गई। अली ने पूछा, क्या हुआ अरशद भाई? वो बोले, कुछ गलत हुआ है, हमें सिक्योरिटी मिलनी थी मगर वो लोग नहीं है पीछे। अली ने पुलिस की गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए कहा, हैं तो? अरशद भाई बोले, अरे ये क्या कर लेंगे, हमें सिक्योरिटी मिलनी थी। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा फोन तक ले गया कोई? ऐसे हमारा जाना खतरे से खाली नहीं है, वापस चलते हैं। अली ने कहा, मेरा ख्याल है जिसने भी मोबाइल चुराया है वो समझ चुका होगा कि हम वाकई सहाफी हैं, क्योंकि मोबाइल में सारा रिकॉर्ड सहाफत से ही मुतल्लिक था। नहीं अरशद भाई, मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप चले जाएं। वो बोले, ठीक है तो फिर चलो। गाड़ियां फिर से रवाना हो गईं। शहर के आम से गेस्ट हाउस में एक गहरे गंदुमी रंग का आदमी जो बिल्कुल ही फारिगुल बाल था, सामने पलंग पर लेटे आदमी को गौर से देख रहा था। लेटे हुए आदमी के सर में एक और छोटा सा सर निकला हुआ था। अचानक लेटे हुए आदमी ने आंख खोली और घबरा कर उठ गया। बोला, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? वो चिल्लाया। उसने सर उठाकर दाएं बाएं देखा। कमरे में एक नामानूस सी बू फैली हुई थी। सामने मौत की देवी काली माता का बुत रखा था, जिसके होंठों से अब तक खून टपक रहा था। वो आदमी सख्ती से बोला, चिल्लाओ मत, खेल बिगड़ जाएगा। लेटा हुआ आदमी बोला, तो तुम कौन हो? मैं तो उस लड़की। वो कुछ कहते कहते संभल गया। बोला, मैं तो गाड़ी चला रहा था, किसी ने सर पर गन रख कर मोबाइल छीना और गन का बट सर पर मारकर मुझे बेहोश कर दिया। लेटा हुआ आदमी संभल गया। सामने बैठे हुए आदमी ने कहा, राजू, ये कि तुम उस लड़की का मोबाइल छीन कर भागना चाहते थे जो तुमसे न हो सका, और इस मुल्क की एजेंसी ने तकरीबन तुम्हें पकड़ ही लिया, और फिर अचानक मैं पहुंच गया, दोनों हमलावरों को मारकर तुम्हें यहां ले आया। राजू बोला, तुम कौन हो आखिर, मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी बोला, मैं वो हूं जो सरहद पार से आने वाला था। राजू ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि आप वही हैं? इस बार उसका लहजा नरम था, वो कोई जूनियर वर्कर लगता था। आदमी बोला, दराड़ पड़ेगी। लेटे हुए आदमी के मुंह से बेख्तियार निकला, जरूर, मगर कहां से? वो बोला, इस बार मगरिब से। राजू जोश में आकर बोला, ओह अमित सर, आप? मुझे तो लगा आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अमित बोला, पहुंच गया हूं, मगर जिस सरदार के पास जाना था वहां नहीं गया। वहां कुछ लोग मुझे ढूंढने गए हुए थे, सेफ हाउस भी नहीं जाना चाहता। इत्तेफाकन तुम मुश्किल में नजर आए तो तुम्हें बचा लिया। राजू ने कहा, क्यों सर, सेफ हाउस में तो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप मेरे साथ चलें। अमित बोला, अहमक, जिस एजेंसी ने मेरे आने का और सरदार से मिलने का पता लगा लिया है, उसके बंदे भी सेफ हाउस में होंगे, तो अब न तुम न मैं, कोई वहां नहीं जाएगा। बल्कि ऐसा करो कि तुम वापस जाओ, मुझसे एक नंबर पर राब्ते में रहो। तुम अब मेरे लिए काम करोगे, ढूंढने की कोशिश करो कि सेफ हाउस में गद्दार कौन हो सकता है। राजू ने जोश में आकर कहा, सर, इट्स एन ऑनर टू वर्क विद यू। अमित ने कहा, और हाँ, ये मोबाइल ले जाओ, लड़की का मोबाइल है। मुझे पता चला था कि मोबाइल छीनने गए हो, दरवाजा खोलो और बाहर चले जाओ। ये आम सा गेस्ट हाउस है, यहाँ किसी को शक नहीं होगा। राजू मोबाइल लेकर बाहर चला गया। उस मोबाइल ने गोया उसकी जान बचा ली थी, वरना वो खाली हाथ सेफ हाउस जाता तो शायद मार दिया जाता। अमित के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। अरशद भाई अली के साथ बैठ गए। अली ने पूछा, क्या हुआ, आप बहुत परेशान हैं, क्यों? वो बोले, बस मैं सोच रहा था कि हमारी तो जिम्मेदारी ही यही है, तुम असलम और आलिया भी हमारे साथ ही आ गए, अब हर वक्त तुम लोगों की परेशानी लगी रहती है। आलिया बोली, आप मेरे लिए तो परेशान ना हो, मैं भी एक फौजी हूँ। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे लिए होते रहें परेशान, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अरशद भाई भिन्ना कर बोले, तुम्हारा ये नॉन सीरियस एटीट्यूड ज्यादा परेशान करता है। अली ने कहा, तो हो जाए ज्यादा परेशान, मैं फिर भी बुरा नहीं मानूंगा। थोड़ा ही आगे गए थे कि गोलियां चलने की आवाजें आईं, सब रुक गए। ये तुरबत से कोई 10 किलोमीटर पहले एक वीरान जगह थी। पुलिस वैन ने आगे निकलकर रुक जाने का इशारा किया और साथ ही इजाफी नफरी तलब की। थोड़ी ही देर में दूर से एफसी की गाड़ियां आती नजर आईं। अरशद भाई ने पूछा, क्या हुआ जवान, ये शोर कैसा है? एफसी वाला बोला, तशवीश की कोई बात नहीं है सर, रास्ता क्लियर है, आप चलें, हम आगे चलते हैं। अली ने कहा, भाई अभी अभी गोलियां चलने की आवाजें आई हैं और आप फरमा रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं। एफसी वाले ने कहा, जी आप परेशान ना हो, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अरशद भाई शाहिद को एक तरफ ले जाकर धीमे लहजे में बोले, यार ये ऐसे नहीं बताएगा, शायद तुम इनको अपनी आइडेंटिटी बताओ और कहो कि मैं इनका सिक्योरिटी एडवाइजर हूँ। अली ने कहा, जब वो कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अली ये नहीं चाहता था कि कोई भी अपनी असली शनाख्त बताए, मगर उसकी न सुनी गई। शाहिद एफसी इंचार्ज को अलग ले गया और थोड़ी देर के बाद भागा भागा आया। बोला, सर वो गाड़ियां जो अभी थोड़ी देर पहले हमें क्रॉस करके गई हैं,
उन्हें जब चेक पोस्ट पर रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। चेक पोस्ट से जवाबी फायरिंग के नतीजे में गाड़ियों में बैठे सारे लोग मारे गए। अरशद भाई अली की जानिब देखते हुए बोले, ओह अब ये क्या हो रहा है, क्या ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता? अली ने कहा, आप क्या कहते हैं, वापस चलें क्या? वो सोच रहा था कि गाड़ी में ऐसे कौन लोग थे जो अरशद भाई इतने परेशान थे। अरशद भाई बोले, शाहिद उनसे पूछो कि वो लोग क्यों फायरिंग कर रहे थे, किसी शक की बुनियाद पर उनकी गाड़ी रोकी गई थी और इत्तला कहां से आई? अली ने उनको गौर से देखा और इस बात में सर हिला दिया। शाहिद थोड़ी देर में वापस आया। उसने कहा, सर इत्तला और माड़ा बेस से आई थी और कहा गया था कि किसी ऐसी गाड़ी को रोककर सब लोगों को पकड़कर बेस भिजवा दें। अरशद भाई बड़बड़ाए, और माड़ा बेस से? इम्पॉसिबल। फिर बोले, हम बाहर सूरत तुर्बत जा रहे हैं और बाकी जगह भी जाएंगे, जो वापस जाना चाहता है यहीं से चला जाए। वो पुरअज़्म लहजे में बोले और गाड़ी में बैठ गए। यूं ये कारवान तुर्बत की जानिब रवां हो गया। तुर्बत हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल जगह रही है। यहाँ के लोगों ने शायद अब प्यार करना छोड़ दिया है। सरबुरीदा लाशों, बम धमाकों और इगवा बराए तावान के लिए ये इलाका बहुत मशहूर है। यहाँ एक जानिब तो शहर के बाजार में शीशे से सजाई दुकानें हैं और दूसरी जानिब शीशे के अंदर बैठे शीशे जैसे साफ मगर सख्त दिल लोग। तुर्बत पहुंचकर अरशद भाई कमरे में बैठ गए और फोन निकाल लिया। फोन पर बोले, कनेक्ट मी टू औरमाड़ा बेस कमांडर। आवाज आई, योर आइडेंटिटी प्लीज। बोले, कर्नल अरशद MI। कहा गया, 1 मिनट सर। दूसरी आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वो बोले, वालेकुम अस्सलाम। आपके बेस से किसी ने गाड़ी पकड़ने का मैसेज किया है, पता करके बताएं। आवाज आई, ओके। और एक बुरी खबर। अरशद भाई ने कहा, बोलें। आवाज आई, हारिस फरार हो गया है, हमने हर चेक पोस्ट पर हाई अलर्ट कर दिया है, पकड़ा जाएगा। अरशद भाई गुस्से से बोले, एक कैदी आपसे नहीं पकड़ कर रखा जा सका। कहा गया, आपने उसका सामान चेक नहीं किया था? जैसे ही उसका सामान चेक किया तो सामान में से गैस खारिज हुई, जिससे कमरे में मौजूद सब बेहोश हो गए। अरशद भाई गुस्से से बोले, व्हाट नॉनसेंस। उन्होंने फोन काट दिया। फिर उन्होंने सैटेलाइट फोन निकाल कर कॉन्टैक्ट किया। बोले, हेडक्वार्टर, दिस इज सर्च पार्टी। आवाज आई, कंटिन्यू। अरशद भाई बोले, 3 मरतबा सिक्योरिटी रास्ते से गायब हुई और आज उनको किसी चेक पोस्ट वालों ने मार दिया। ये क्या हो रहा है? आवाज आई, सर कोई ना कोई पीछे है जो ये सब कुछ कर रहा है, अब हम डबल सिक्योरिटी रखेंगे। अरशद भाई ने कहा, ठीक है, मैं डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा, मिशन एज प्लान्ड चलेगा, नाउ बी अलर्ट। आवाज आई, सर जो लोग गायब हो गए हैं उनका क्या होगा? अरशद भाई गुर्राए, फिलहाल फोकस ऑन द मिशन। ये कहते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। राजू बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाता हुआ सेफ हाउस पहुंचा। उसे मोटरसाइकिल भी उसी गेस्ट हाउस की पार्किंग से मिल गई थी। वो बहुत खुश था। एक तो एक नाकाम मिशन इत्तेफाकन कामयाब हो गया था, दूसरा ये कि उसे एक गैर मामूली तरक्की मिल गई थी। अमित पाकिस्तान में उनकी एजेंसी का एक अहम ऑफिसर था और उसके नीचे काम करने का मतलब था मुसलसल तरक्की। वो एक जूनियर लेवल ऑफिसर था। सेफ हाउस में सच पूछें तो सिवाय 1-2 लोगों के सभी उसे नापसंद करते थे। अब न सिर्फ वो अमित को गद्दार ढूंढ कर देना चाहता था, बल्कि इसी बहाने 1-2 लोगों से बदला भी लेना चाहता था। उसने अमित के नंबर ज़हन नशीन किए और सेफ हाउस के अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में बैठा शख्स उसे देखकर चीखा, कहाँ रह गए थे तुम? राजू ने कहा, सर उस लड़की का ड्राइवर मज़ाहमत कर रहा था, आपने कहा था गोली नहीं चले, जब ही उससे हाथापाई करनी पड़ी। बहरहाल ये रहा मोबाइल। राजू ने मोबाइल फरीद की तरफ बढ़ाया। असल नाम उसका कुछ और था, लेकिन सब उसको यहाँ फरीद साहब ही कहा करते थे। राजू को सबसे ज्यादा इसी से नफरत थी। फरीद बोला, ठीक है, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फरीद मोबाइल उसके हाथ से लेकर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हुए बोला। ये सुनकर राजू के तन बदन में आग सी लग गई। वो ड्राइंग रूम से निकलकर सीधा अपने कमरे में आया और अमित को मैसेज किया, सर किसी पर शक हो तो क्या करें? अमित ने कहा, सेफ हाउस के सामने एक पीले गुलाबों वाला गमला है, रात को उसमें से एक पैकेट निकाल लेना। पैकेट में 2 बटन होंगे, काला वाला उसके कमरे में और नीला वाला उसकी गाड़ी के नीचे लगा देना। वैसे शक किस पर है? राजू बोला, फरीद पर सर, वो काफी अरसे से हमारा सेकंड इन कमांड है और कहता है कि ग्रेड 1 ऑफिसर, बस उससे ही बात करता है। अमित ने कहा, शाबाश राजू, मैं ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट सेफ हाउस इंचार्ज तुम ही होगे, रात को याद से पैकेट उठा लेना। यह सुनकर राजू ने सुकून का सांस लिया और फोन रख दिया। पहाड़ों के दामन में बादलों ने उस हसीन झील को छुपाया हुआ था, जैसे वो बादल चाहते हो कि उस झील को नजर न लगे। पहाड़ों से बहते हुए चश्मे उस झील के पानी को और शफाफ बना रहे थे। सूरज की किरणें हौले हौले तजस्सुस से झांकने लगती तो रकाबत के जज्बे से सरशार बादल अपनी क़ुबा और फैला लेते। झील के बीचों बीच 2 उससे भी हसीन झीलें, जिन पर काली घटाओं का राज था, उस झील का हुस्न और बढ़ा रही थी। अचानक काली घटाएं सिमटने लगी तो हर तरफ नूर सा फैल गया।
अली बहुत देर से उसकी आंखों में देख रहा था। आयशा ने पूछा, क्या देख रहे हो? अली मुस्कुराया, ख्वाब। बोली, इतना बेहकीकत लगता है तुम्हें मेरा मिलना? कहा, नहीं, कुछ ख्वाब बहुत भरपूर होते हैं। बोली, होते तो ख्वाब ही हैं। कहा, यह मुल्क भी तो एक ख्वाब ही था। बोली, किसी दिन ये सब फलसफा छोड़कर मेरे होकर भी आ जाया करूं। कहा, किसी दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं? बोली, क्योंकि कुछ लोगों से उतना ही मांगना चाहिए जितना वो दे सकते हो। कहा, आप मांग कर तो देखें। आयशा ने कहा, ओहो, अब तो ये ख्वाब ही लग रहा है। अचानक वहां एक बड़ा सा कुत्ता तैरता हुआ आया। उसके मुंह में वली की गर्दन थी। अली को देखते ही उसने वली की गर्दन छोड़ दी और अली पर छलांग लगा दी। अली कुछ सांसें लेकर दम तोड़ गया। वो कुत्ता अली पर छलांग लगाने ही वाला था कि अली की आंख खुल गई। कोई दरवाजा पीट रहा था। अली चीखा, कौन है? बाहर से आलिया की आवाज आई, उठो, होटल पर हमला हो गया है, वली को गोलियां लगी हैं, अब वो लोग ऊपर की जानिब आ रहे हैं। अली ने कहा, ओह, एक मिनट ठहरें। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। आलिया बदहवासी के आलम में बाहर खड़ी थी। अली ने पूछा, क्या हुआ, बाकी सब कहाँ हैं? वो बोली, अरशद भाई डीसी ऑफिस गए थे मजीद सिक्योरिटी लेने और उन बंदों की भी इंफॉर्मेशन लेने जिनको चेक पोस्ट वालों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अली ने उनको पकड़कर अंदर खींचा। बोला, आप अंदर आए। अचानक अली को अपना एक जानने वाला आलिया के पीछे नजर आया। ये उसी शख्स का दोस्त था जिससे अली ओरमाड़ा में मिला था। उसे अली के दोस्त ने ही भेजा था। ये शायद यहाँ के गेस्ट हाउस का चौकीदार बना हुआ था। अली नहीं चाहता था कि लोगों को इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का इल्म हो, मगर अब मजबूरी थी। अली चीखा, क्या हुआ नासिर, ये क्या हो रहा है सब कुछ? वो बोला, आप मेरे साथ आएं। उसने दाहिनी जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। अली ने कहा, आलिया आए, और उसी समत दौड़ लगा दी। आलिया बोली, ये कौन है? अली ने मुख्तसर से जवाब दिया, होटल का चौकीदार। कुछ देर में वो तीनों एक स्टोर रूम में थे। नासिर बोला, सर, हम हमला कर सकते थे लेकिन खेल बिल्कुल ही बिगड़ जाता। ऐसा लगता है कि हमलावर हमें सिर्फ डराना चाहते हों, निशाना लेकर नहीं मार रहे। आपका एक चौकीदार ज्यादा आगे निकल कर देख रहा था तो इत्तेफाक से एक गोली उसके बाजू में लगी। आपके लंबे कद के साथी को वो उठा कर ले गए हैं। शायद कुछ बंदों को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अली ने कहा, तुमने ठीक कहा, जवाब दोगे भी तो कब तक? वो बाहर हैं, असलहा भी ज्यादा होगा, छुपे रहो। क्या ये जगह महफूज है? नासिर बोला, नहीं, एक मिनट ठहरें। उसने एक बटन दबाया और एक और कमरे का दरवाजा खुला। बोला, अंदर चलें। अली और आलिया अंदर आ गए।